गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? फटाक से प्लीज मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? लेट्स चेक। सीम्स फाइन, नो? यस, ऑल ओके। सो आज का सेशन जो हमारा है उसमें हम लोग एलएलपी एक्ट करेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मोर और लेस अगर मैं इन दोनों को मिला लूँ तो ये दोनों मिलाकर करीब 12 से 15 मार्क्स का कवरेज रखते हैं। ओके। एंड एलएलपी समथिंग जो बार बार हम लोग करते ही नहीं है ना, एक आध बार करते हैं, तो इसलिए इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब पे जितना मुझे पता है जो लेटेस्ट वाला एलएलपी अभी आया है, जो अब आप लोग के सिलेबस में है, उसका अलग से कोई एक्सक्लूसिव सेशन हुआ ही नहीं है। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और सेम गोज विद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आज का सेशन और अब जो ट्यूसडे को होगा वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, सिमिलरली एलएलपी भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बाकी लोग जब तक ज्वाइन करते हैं, लेट मी बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए सीएस बीकॉम ऑनर्स किया एंड इट्स बीन 10+ इयर्स आई हैव बीन टीचिंग। अगर हम लोग बात करें इन दोनों टॉपिक्स की, तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से हैं, येट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पक्का ही है ना कि एक तो क्वेश्चन आने ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 5 मार्क्स का। सिमिलरली एलएलपी के 2 क्वेश्चंस मिनिमम आने ही है ना, मैक्सिमम भी 2 ही आने, मतलब 2 क्वेश्चंस आने हैं। चलिए, सो एलएलपी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली एलएलपी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, how it got incorporated and how is it different from different organizations. So this part becomes a little more important. Now, कहाँ से आया एलएलपी, क्यों आया? सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी 2007 में। ठीक है, जहां पर एलएलपी एक्ट 2000 पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और फाइनली ये बिल पास हुआ था 7 जनवरी 2009 को, जब प्रेसिडेंट का असेंट आ गया था। दोनों हाउसेस ने 12 दिसंबर को इसको पास कर लिया था और इसका नाम पड़ गया एलएलपी एक्ट 2008। इफेक्टिवली 2009 में आया। ओके। इस एक्ट के अंदर टोटल 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल्स हैं, और इस एक्ट में पूरी डिटेल्स है कि एलएलपी कैसे बनेंगे, पार्टनर्स क्या क्या है कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यू नो दैट एंटायर थिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ 4 शेड्यूल्स हैं एलएलपी में, जो हमने नहीं कहा कि 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। पहले शेड्यूल के अंदर दे रखा है कि म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है पार्टनर्स की, हाउ एलएलपी में पार्टनर्स किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्मल एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेड्यूल 1 में ही मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल के अंदर थोड़ी सी अलग चीज है। सो अगर कभी भी हमें किसी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, दैट इज शेड्यूल 2। हमें किसी प्राइवेट कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। जब ये एक्ट लाया गया था तब गवर्नमेंट को ये चीज पता थी कि द मूवमेंट हम लोग ये एक्ट लेकर आएंगे वैसे ही इमीडिएटली बहुत सारा कन्वर्शन होगा, और वो हुआ भी था। ओके। तो ये सारे कन्वर्शन के अलग शेड्यूल्स ही बना दिए ताकि बस आप ये रेफर कीजिए और कन्वर्ट कर लीजिए। ओके। जया का क्वेश्चन आया कि मैम एलएलपी में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? हाँ बेटा, मेजोरिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाय आस्था, सृष्टि, जानवी, अर्पण, ओमकार, अनन्या, अनीश एंड जया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाकी लोगों ने चैट में कुछ लिखा नहीं है तो अभी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कमिंग टू दिस थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरओसी, इन दोनों को बोला गया कि अब आप संभालेंगे एमसीए जो कंपनीज को संभालते हैं ना, आरओसी अगेन जो कंपनीज को संभालते हैं, कि एलएलपी को भी आप ही संभालेंगे। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉपर अथॉरिटी मिली थी एलएलपी को फॉर्म करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एलएलपी के सारे रूल्स बना सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, ध्यान रखनी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे नहीं लगता। नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है। ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 have been amended through the Limited Liability Partnership Amendment Act dated 13th August 2001. ओके। सो इसमें मेजर अमेंडमेंट आया था 2001 में, अगस्त 2001 में मेजर चेंजेस हुए थे जो भी होने थे उस एक्ट में। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ एन एलएलपी?
So lawmakers emphasize the need of bringing out new legislation for creation of limited liability partnership to meet the contemporary growth of Indian economy. ठीक है, सो बेसिकली एलएलपी की क्या नीड है, कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ इसमें आता है. द नीड हैज बीन फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म that would provide an alternative to traditional partnership and with unlimited personal liability on one hand and the statute based governance structure of the limited liability company. So कुल मिलाकर LLP की जो नीड है वो फील हुई थी नए कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर, ताकि ये एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर सके ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सके. और ये जो स्टैट्यूट है, ये जो लॉ है, ये गवर्नेंस पे बेस्ड है. ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू एनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव टू कंबाइन, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर. तो क्यों बनाया गया एलएलपी? क्योंकि एक ऐसा एंटिटी चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो. ये है हमारी कंपनी जहाँ पर बहुत कंप्लाइंस है, बहुत बड़े लेवल पे काम होता है. और ये है फर्म जहाँ पे सब चीजें बस चल जाती है ना. देयर इज नो प्रॉपर वे आउट. तो इनके बीच का एक एंटिटी चाहिए था जो कंपनी के भी चीजें हो जिसके अंदर, और जिसमें फर्म का भी एफिशिएंट मैनर में बिजनेस करने के तरीके हो. ओके, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ एन एलएलपी? सो अगेन, एलएलपी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जो कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का ऑल्टरनेटिव है. ये बेनिफिट देता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम लोग खुद हमारा बिजनेस मैनेज कर सके. एलएलपी एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, इन सबको एक स्पेसिफिक फॉर्म दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, भैया तुम ये बना लो, ये एक अच्छा ऑप्शन है. सो ओइंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स स्ट्रक्चर, तो काफी लोगों को एलएलपी ने काफी अट्रैक्ट किया था. ओके, सो एलएलपी की मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये नया फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी का. ये मैं जो बार बार बोल रही हूँ ना बेटा, ये चीज याद रखना है. इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी. तनीषा बेटा, मई 25 के लिए ही मैंने रात को 9 बजे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज स्टार्ट करी है, एंड यू गाइस आर नॉट वॉचिंग इट ओनली. 3 यूनिट हो भी गए हमारे. प्लीज वो सेशंस देखिए, बहुत डिटेल में हो रहे हैं. और फिर भी दिक्कत है तो मुझे बोलो. हे तनवीर, ऑब्वियसली. चलो, सो एलएलपी एक नया फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी का विद लिमिटेड लाइबिलिटी. इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost, but also allows partners flexibility of organizing its internal structure. ठीक है, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की तरह ये डेफिनेटली उस पर काम करता है. सो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड while LLP itself will be liable for full extent of assets, the liability of partners will be limited. ठीक है, सो LLP क्या है? एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो बेनिफिट देता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी का और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का. ओके, तो एलएलपी में क्या क्या होता है? सो इट कंटेन्स बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर. तो एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी के भी सारे बेनिफिट्स है और पार्टनरशिप फर्म के भी सारे बेनिफिट्स है. ओके, सो कुल मिलाकर अगर इस पूरे पैराग्राफ को मुझे समराइज करना है तो मैं क्या कहूंगी? ये नया फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी का, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि तुम बिजनेस मैनेज करो, लेकिन लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है पार्टनर्स की, और ये पूरी तरह से खुद ही लाइबल होता है अपने एसेट्स के लिए, जस्ट लाइक कंपनी, इजंट इट? ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुना, सारी डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट जो जो देखो यार, ये एक्ट है ही कितना. लेट मी टेल यू, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एक्ट, और फिर भी 10 मार्क्स इसका आईसीआई ने मार्किंग रखा हुआ है. तो अब सोच के देखो ना, इतने से पॉइंट्स यार, ये तो सब हमें करने ही है. अच्छा, ये वाले पॉइंट करते हुए आपको कुछ ज्यादा नया नहीं लगेगा. कुछ चीजें आपको लगेगी अरे यार ये तो पार्टनरशिप में भी थी, कुछ लगेगा ये तो कंपनी में भी थी, है ना. तो इसलिए जो जो है सभी इंपॉर्टेंट है. येट जो चीज मुझे लगेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क तो कर ही दूंगी अभी तक के लिए. नीड ऑफ एलएलपी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट. Body corporate means companies as defined under section 220 of Companies Act 2013
and it includes LLP registered under this act, LLP incorporated outside India and company incorporated outside India. तो सारी कंपनी जो किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है इंडिया में या इंडिया के बाहर, सारे एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है इंडिया के बाहर है, वो इस एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। ओके, पर ये सोल कॉर्पोरेशंस को इंक्लूड नहीं करता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड नहीं करता और ऐसी किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को इंक्लूड नहीं करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर रखी हो। ठीक है, नेक्स्ट द सेकेंड डेफिनेशन ओवर फ्योर इज बिजनेस। सो बिजनेस मतलब कोई भी तरह का ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या सर्विस। ओके, एनी ट्रेड, एनी ऑक्यूपेशन, एनी प्रोफेशन या एनी सर्विस एक्सेप्ट द एक्टिविटीज विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रखा है, भैया ये बिजनेस नहीं है तो वो नहीं है, उसके अलावा सब है। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 में बताएंगे, एंटिटी बहुत सारे सेक्शंस में बताइए, वो सारे सेक्शंस में देख लेना, लीस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, लेकिन अगर एलएलपी 30 सितंबर के बाद स्टार्ट हुआ है तो कमिंग 31 मार्च नहीं, उसका जो अगला फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च है तब जाके फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। फॉरेन एलएलपी मतलब कोई भी एलएलपी जो फॉर्मर रजिस्टर्ड है इंडिया के बाहर लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप जो कि फॉर्मर रजिस्टर्ड हुआ है इस एक्ट के अंदर। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जितने भी पार्टनर्स है एलएलपी का उनके बीच में डिटरमिन हुआ है उनके सारे म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज। ठीक है, सो जो भी राइट्स है, जो भी ड्यूटीज है पार्टनर्स की, वो एक एग्रीमेंट में लिखे होते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर in relation to an LLP means any person who became partner of LLP. So कोई भी person जो LLP का हिस्सा बनना चाहता है वो LLP का पार्टनर है। Coming to small LLP, 2 attempts में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये डेफिनेशन। ओके, तो इम्पोर्टेंट है या नहीं, आई डोंट नो, लाइक बट अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देन द टर्नओवर फॉर विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी एक्सीड 50 करोड़। सो बेसिकली अपर लिमिट इन्होंने दे दी, भैया कभी भी हम लोग 5 करोड़ तक ले जा सकते हैं, 50 करोड़ तक ले जा सकते हैं। आज की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका 25 लाख या उससे कम है, जिसका टर्नओवर 40 लाख या उससे कम है, एंड विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और जो बाकी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो तो वो स्मॉल एलएलपी है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 4 वापस एक बात कह रहा है कि देखो जो प्रोविजन है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, वो एलएलपी में नहीं लगते हैं। पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? सो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो व्हेन आई से बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपीज एंड कंपनीज। ओके, फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी, और इंडिविजुअल एलएलपी के पार्टनर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, सो एन इंडिविजुअल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर इफ ही इज फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, है ना, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई साहब ये इंसॉल्वेंट है, एडजुडिकेटेड। एंड डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक ऐसा इंसॉल्वेंट जिसने अभी तक अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना किया। नेक्स्ट, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। ओके, इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर गोज बियॉन्ड 2, 2 से कम हो गए और 6 महीने से ज्यादा हो गए इस बात को, तो अब जो एक बंदा बचा ना उसको कहेंगे भैया बहुत एंजॉय कर लिया तुमने लिमिटेड लाइबिलिटी, अब तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है। एलएलपी तो बचा ही कहाँ। नेक्स्ट, हु इज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? सो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए और दोनों में से एटलीस्ट एक इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसा एलएलपी जिसके सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, कहाँ से लाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो वो क्या करेंगे, वो कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को हायर कर लेंगे एज देयर नॉमिनीज। ओके, सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल हायर नॉमिनीज। अब ये जो नॉमिनीज हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं जिनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह अपॉइंट कर ले। ठीक है, सो बॉडी कॉर्पोरेट अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा और वो नॉमिनी पार्टनर बनेगा। ओके, कमिंग टू द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया, सो कोई भी पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होगा मीन्स अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पर्सन 120 दिन या उससे ज्यादा अगर रहता है तो फिर वो उस कंट्री का तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, ये इंडिया के रूल्स है। ओके, सो दिस एन एलएलपी बाय द नेम ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी हैविंग 5 पार्टनर्स। मिस्टर ए जो कि नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी रेजिडेंट है, मिस्टर डी रेजिडेंट है और ई रेजिडेंट है। अब कम से कम 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, जिसमें से एक तो रेजिडेंट चाहिए, मतलब एक तो पक्का ही है कि सी डी ई में से बनेगा। ओके, सो ए एंड बी आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन दिस डज नॉट सॉल्व द पर्पस। वाई? रेजिडेंट तो कोई है ही नहीं, तो एटलीस्ट एक तो सी डी ई में से बनना ही बनना है। ये क्लियर हुआ? अभी आज सब क्लियर हो जाएगा मनीष, डोंट वरी। शैल वी कंटिन्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ अच्छा चलो को आगे जाने से पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स और द साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। सबसे पहला, एलएलपी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने डेफिनेशन में ही खुद को बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन कर लिया था, और इसका भी परपैचुअल सक्सेशन होता है, सब होता है। नेक्स्ट, कमिंग टू परपैचुअल सक्सेशन, यस, पार्टनर्स एलएलपी कंटिन्यू रखते हैं अपने एग्जिस्टेंस को इवन इफ पार्टनर्स बदलते हैं। सो डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डायरेक्टली एलएलपी को अफेक्ट नहीं करता है। एलएलपी, यस इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपने एसेट्स के लिए पूरी तरह से खुद ही लाइबल है और लाइबिलिटीज के लिए भी खुद ही लाइबल है। ओके, सो क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी आर एलएलपीज क्रेडिटर्स, नॉट ऑफ पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी, जी हाँ, एलएलपी भी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है, लेकिन पार्टनरशिप वाला जो म्यूचुअल एजेंसी था उसमें हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लाइबल था, यहाँ ऐसा नहीं होता, सारे पार्टनर्स फर्म के लिए लाइबल है। ओके, नेक्स्ट, एलएलपीज अग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज लिखे होंगे। अगर आपको नहीं पता कि एग्रीमेंट कैसे लिखना है तो आपको शेड्यूल 1 देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां सैंपल एग्रीमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, सो तो एलएलपी का एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, बिना एग्रीमेंट के एलएलपी फॉर्म ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सो एलएलपी अपने आप में क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिकॉज ये लीगल प्रोसेस से क्रिएट होता है और कंटिन्यू भी लीगल प्रोसेस से ही होता है। कॉमन सील, एलएलपी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर ये चाहे तो कॉमन सील रख सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है ना। अगर ये रखता है तो इसको कस्टडी में रखना पड़ेगा दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, लेकिन अगर नहीं भी रखते कॉमन सील तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अगर साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट को, इट इज एज गुड एज कॉमन सील। लिमिटेड लाइबिलिटी, फॉर द पर्पज ऑफ एलएलपी बिजनेस, जितने भी पार्टनर्स है एलएलपी में उनका मैक्सिमम लाइबिलिटी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में उतना हो सकता है, प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट किया उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एलएलपी का मैनेजमेंट खुद एलएलपी के पार्टनर्स मैनेज करते हैं, और लीगल मैटर्स जो होते हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेज करते हैं। ओके, मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए किसी भी एलएलपी के अंदर, जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी हुई है। ठीक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एलएलपी का जो बिजनेस है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से होना चाहिए, चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए एलएलपी फॉर्म नहीं हो सकता है। अगर कभी भी ऐसा पाया जाता है कि एलएलपी किसी भी तरह से लफड़े झगड़े में इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करे और एलएलपी में किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर दे टू चेक द एलएलपी का पूरा स्ट्रक्चर। अगर एलएलपी चाहे तो मल्टीपल एलएलपी एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, एक्विजिशन हो सकता है, अमलगमेशन हो सकता है, ये सब कुछ अलाउड है। क्या एलएलपी कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, और फर्म भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एलएलपी के वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने ऑन www.mca.gov.in। मैंने अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर उसको खुलकर भी दिखाया हुआ था कि भैया देख लो यहाँ पे ऐसे ऐसे एलएलपी के डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होंगे, इस वेबसाइट पे सबमिट होंगे। फॉरेन एलएलपी अब क्या होता है? सो फॉरेन एलएलपी मीन्स एलएलपी विच इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिशेस एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ओके, करेक्टरिस्टिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई डाउट? फिर हम चलते हैं एडवांटेजेस। फिर बचा इनकॉर्पोरेशन, अरे भाई ये तो खत्म ही हो गया आधा घंटे में, क्या बात है।
नो डाउट, बढ़िया। एडवांटेजेस ऑफ LLP फॉर्म। So, LLP is organized and operates on the basis of an agreement. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल प्रोसीजर, इजी टू फॉर्म। सारे पार्टनर्स यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय करते हैं, विच इज आई खुद से कि बिगेस्ट बेनिफिट इट इज। एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है और डिसॉल्व करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट पे एज पर मनीष, जो वो कह रहा था कि मैम ये ना इनकॉर्पोरेशन का थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सबसे पहला LLP को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिएगा, सेक्शन नंबर 11। तो अगर LLP को इनकॉर्पोरेट करना है तो 2 या more than 2 people associated to carry on a lawful business with a view to profit shall subscribe the name to an incorporation document। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जिनको LLP फॉर्म करना है वो डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखेंगे, है ना। ऐसा ऐसा फॉर्मेट तो बना हुआ ही रहता है, नाम ऐड कर देंगे। The incorporation document shall be filed in such a manner with such a fees as may be prescribed। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें सबमिट करना पड़ेगा ROC को फीस के साथ। ओके अगर कुछ प्रोसीजर है तो प्रोसीजर के साथ। तो आजकल बेसिकली मैनुअल से ज्यादा सब ऑनलाइन होता है, तो फॉर्म फिल करो और सबमिट कर दो, है ना। फिर पेमेंट आ जाता है, पेमेंट कर दो। ठीक है, लेकिन कौन से ROC को सबमिट करना है, जिस स्टेट में आप LLP बना रहे हो बस उस स्टेट के ROC को सिलेक्ट करके उसी को सबमिट करना है। नेक्स्ट, इस सबके अलावा एक स्टेटमेंट फाइल करना है। सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हो गया, उसके अलावा स्टेटमेंट। ओके, 2 या 2 से ज्यादा लोग करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब वो सबमिशन में क्या चाहिए, सो देयर शैल बी फाइल अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या करना है, एक स्टेटमेंट सबमिट करना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ईदर द एडवोकेट और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ LLP फॉर्म करने में जो इन्वॉल्व है वो क्या करेगा, by anyone who subscribed his name to the incorporation document that all the requirements of this act and the rules made thereunder have been complied with in respect to incorporation or the matters precedent to or incidental thereto। So basically मुझे क्या करना है, एक स्टेटमेंट भी सबमिट करना है। स्टेटमेंट कौन सबमिट करेगा, प्रोफेशनल सबमिट करेगा कि सारी रिक्वायरमेंट्स एक्ट की हमने फुलफिल करवा दी है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फॉर्म इन प्रिस्क्राइब मैनर, जिसमें LLP का नाम, प्रपोज बिजनेस, ये हमारे पार्टनरशिप डीड की तरह। नेम, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, है ना। मम्मी पापा साथ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या नाम है ना। सो नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, then name and address of the person who are designated partners, okay, who is your legal guardian, then contain such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed। ठीक है, सो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसके कंटेंट, एंड दूसरा हमने एक और स्टेटमेंट सबमिट किया। नंबर 3, कोई भी पर्सन LLP फॉर्म करते टाइम अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करता है ना, ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर उसको पता है यार ये सच तो नहीं है लेकिन फिर भी सबमिट कर देता है, तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है 2 साल तक के इम्प्रेशनमेंट का और 10,000 से 5 लाख तक की फाइन का। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। सेक्शन 11 समझा सबको, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें LLP इनकॉर्पोरेट करनी है। LLP इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे हम लोग, LLP में सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में खुद का नाम लिख देंगे और वो डॉक्यूमेंट हम लोग ROC को सबमिट कर लेंगे प्रिस्क्राइब फीस देकर। ओके, इसके साथ एक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे जहां पे जो प्रोफेशनल एडवोकेट CA CS CMA जो भी है जो तुम्हारा LLP फॉर्म करवा रहा है वो स्टेटमेंट देगा कि हमने LLP की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी है। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, LLP का नाम, LLP का पर्पस, देन पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, और अगर कोई भी और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो LLP से रिलेटेड है तो वो इट भी। ओके, अगर किसी इंसान ने कोई भी स्टेटमेंट झूठा दिया है या उसे पता है ये झूठा नहीं है लेकिन सच्चा तो नहीं ही है, तो उसे 2 साल तक का इम्प्रेशनमेंट और 10,000 से 5 लाख तक का फाइन, डिपेंड करता है कितनी बड़ी चीज छुपा रहे हो। कोई डाउट नहीं है ना। चलो फिर चलते हैं इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन पर। The requirement imposed by clause B and C
ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 11 ये रहा, है ना। बी और सी क्या क्या है हमारे क्लॉजेस, ये देखो आपके सामने, सेक्शन 1 का बी, सेक्शन 1 का सी के स्टेटमेंट सबमिट करना है हम लोग को, फीस सबमिट करनी है, समझ गए, इस तरह से समझो। Having complied with, the registrar shall retain the incorporation document unless the requirement of clause A is fulfilled. अब क्लॉज ए क्या था यहाँ पर कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। आपने फॉर्म तो भर दिया, पर ये तो देखो 2 लोग है भी के नहीं। तो जैसे ही उसको लगता है कि यार सेक्शन 11 अच्छे से फॉलो हो गया, तो वो रजिस्टर कर लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ओके, सो रजिस्ट्रार शेल एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड। सो बेसिकली जो हमारे प्रोफेशनल ने स्टेटमेंट दिया था ना, उसको रजिस्टर कर लेगा कंसिडरिंग इट एज सफिशिएंट फैक्ट। भैया प्रोफेशनल कह रहा है सब कुछ हमने किया, मतलब उसने किया होगा। ओके, अब वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा और उसको साइन कर देगा विद ऑफिशियल सील। और सर्टिफिकेट जो है वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन। तो जहां पर भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहीं के आरओसी को हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है ना। अगर हमें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर रीजन, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एलएलपी को, एलएलपी के पार्टनर को या डेजिग्नेटेड पार्टनर को जो नया एड्रेस है उसके एड्रेस प्रूफ के साथ फॉर्म फिल करके रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है वहां के आरओसी को सबमिट करना है। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, वो नोटिस सबमिट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम दूसरी जगह ऑफिस चालू तो कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से उधार ले लिया जैसे भाग रहे हो, तो नया एड्रेस पहले सबमिट करो, फिर पुराने का एड्रेस चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है, किसी भी रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है, तो पर डे का 500 रुपए का फाइन हो सकता है ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, 50,000, उसके बाद में रुक जाएगा। मनीष अभी समझा, देखा आपने, उतना इजी नहीं है। पहला क्या कहता है, सबसे पहले सेक्शन 11(1) कहता है कि आप एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ। उसके अलावा एक स्टेटमेंट सबमिट करो कि हमने लॉ के सारे प्रोविजंस फुलफिल किए हैं। जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसमें एलएलपी का नाम भी लिखना है, बिजनेस भी लिखना है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ। ओके, अगर वो कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा है या ऐसी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा है जो सच तो नहीं है, तो 10,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है। नेक्स्ट, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, तो जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्टर कर देता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को और वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, वंस इट इज डन, अब ये समझ लो सब कुछ कंप्लाई विद हो गया, ऑफिशियल सील लगाकर वो तो सर्टिफिकेट दे देगा, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट हाथ में आता है वो कंक्लूसिव एविडेंस है। ठीक है, अगर हमें एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी जगह बदलनी है तो क्या करनी है, तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी है हम लोग रजिस्टर करते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में डालते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमें प्लेस चेंज करना है तो सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देने के बाद ही रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ भी डिले होता है तो 500 रुपए पर डे का पेनल्टी है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 तक की पेनल्टी ही हो सकती है। ठीक है, उन्होंने अपर सीलिंग लिमिट लगा दी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो जैसे ही एलएलपी रजिस्टर हो जाता है वो अपने नाम से क्या करता है, किसी को भी सू कर सकता है, एक्वायर होल्ड ओ कर सकता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, देन कॉमन सील यूज कर सकता है, या फिर वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कोई और बॉडी कॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके, नाउ द प्रोविजन रिलेटिंग टू नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का कुछ भी नाम रखो लेकिन उसके पीछे एलएलपी वर्ड तुमको ऐड करना है, और नाम रखते हुए इतना ध्यान रखना है कि वो नाम अनडिजायरेबल ना हो और ना ही किसी और एलएलपी या किसी और कंपनी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ नेम, जो भी आपने नाम सोचा है वो नाम आप प्रिस्क्राइब फीस पे करके प्रपोज कर दोगे आरओसी को कि हम ये नाम रखना चाहते हैं। जैसी वो एप्लीकेशन मिलेगी फीस के साथ,
आरओसी जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ नाम तो अलग ही है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो जो भी नाम हमने रिजर्व करवाया है वो नाम क्या होगा, आरओसी इशू कर देगा। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो वो नाम इशू हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी का नाम हमने सॉरी एलएलपी का हमने कुछ भी एबीसी एक्सवाइजेड नाम रखा, नाउ वी वांट टू चेंज दिस नेम। तो चाहे कुछ भी लिखा हो सेक्शन 15 या 16 में, इफ दो इन एडवर्सेंस और अदरवाइज द एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by the name which is identical to or nearly to resemble to that of other LLP, है ना, उसका नाम बहुत ज्यादा किसी और LLP से अगर मिलता जुलता है तो नाम को चेंज कर सकते हैं, करना पड़ेगा। या अगर वो किसी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो भी नाम को चेंज करना पड़ सकता है। सो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है उस एलएलपी को टू चेंज द नेम, और नया नाम आपको 3 महीने के अंदर अंदर रखना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शंस। सो कभी भी अगर इस तरह का कोर्ट का ऑर्डर आता है या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है तो 3 महीने में नाम बदलना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क shall be maintained within a period of 3 years। ठीक है, so जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसके हिसाब से नाम चेंज करना पड़ सकता है। Whether limited liability partnership changes its name or obtain new name, नाम बदल रहे हैं और नया नाम रख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, register along with the order of central government who is carrying on necessary changes within 30 days of certificate of incorporation। तो एलएलपी अपना नाम बदल सकता है अग्रीमेंट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, अगर एलएलपी किसी भी तरह का डिफॉल्ट करता है इसके अंदर, है ना, नेम चेंजिंग में कोई भी तरह का डिफॉल्ट होता है, तो उस केस में द रजिस्ट्रार shall enter the new name in the register of LLP in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name which is limited liability partnership thereunder। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नया नाम है वो आप नया नाम रख सकते हो और उसी को आपको उसके लिए इन्फॉर्म करना है, फॉर्म फिल करके देना है। ओके, कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन हाउ एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला डिफरेंस है, ये एलएलपी एक्ट गवर्न करता है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं है। एलएलपी लीगल प्रोसेस से क्रिएट होता है, पार्टनरशिप तो चॉइस है पार्टनर्स का, रजिस्ट्रेशन यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ तो वॉलंटरी है। डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी ऑफ पार्टनर से एलएलपी को डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बहुत फर्क पड़ता है। एलएलपी के नाम के पीछे एलएलपी लगाना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म के पीछे कुछ भी नहीं लगाओ तो भी चलता है। एलएलपी में हर एक पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन ही काम कर सकता है। हाउएवर हर एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है यहाँ अनलिमिटेड होता है। एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ऐसा म्यूचुअल एजेंसी है जहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी लायबल होते हैं, लेकिन एलएलपी में सिर्फ एलएलपी के लिए लायबल होंगे। कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एलएलपी में, पार्टनरशिप फर्म में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एलएलपी में कॉमन सील हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म में कॉमन सील का कुछ भी नहीं होता। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही लीगल कंप्लाइंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लाइंसेस के लिए। ठीक है, रिटर्न्स एनुअली फाइल होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ और इंसॉल्वेंसी में स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है और एनुअल रिटर्न फाइल करना है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट। ओके, फॉरेन नेशनल्स कैन बी पार्टनर इन एलएलपी, फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बी पार्ट इन एलएलपी। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी, यहाँ पे माइनर भी एडमिट हो सकता है एलएलपी के बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट, कमिंग टू दिस थिंग, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी बोलते हैं। सो एलएलपी एक्ट गवर्न करता है एलएलपी को, कंपनीज एक्ट गवर्न करता है कंपनी को। जो भी पर्सन कंट्रीब्यूट करता है एलएलपी में वो पार्टनर्स है, और कंपनी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो मेंबर्स है। एलएलपी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है खुद पार्टनर्स ही देखते हैं, कंपनी में नहीं होता ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। एलएलपी को नाम के पीछे एलएलपी लगाना है
कंपनी को नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या 1% कंपनी लगाना है। एलएलपी में कम से कम 2 मेंबर होंगे एंड नो सच लिमिट ऑन द मेंबरशिप ऑफ दिस एक्ट। ओके, प्राइवेट कंपनी जो है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके, लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की है वो टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन होती है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड और शेयर्स। देन मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, यहाँ पे मिनिमम 2, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे। जो बिजनेस है कंपनी का वो मैनेज करते हैं पार्टनर्स। एलएलपी का जो भी बिजनेस है वो पार्टनर्स मैनेज करते हैं, यहाँ पर जो भी बिजनेस होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, फिर हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर सकते हैं।
तो यस आई एम बैक गाइस। तो एक क्वेश्चन है कि मैम एलएलबी में कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन तो आते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है एलएलबी में। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं? चांसेस डायरेक्ट की ही है ना। केस स्टडी बेस्ड एज सच बनता नहीं है एलएलपी के अंदर, तो यू नो देयर आर हाई चांसेस कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। डेजिग्नेटेड पार्टनर के क्वेश्चन में केस स्टडी आ सकता है। ओके, कमिंग टू इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं लॉ क्या होता है। सो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। सो क्या होता है यहाँ पर? हम लोग लॉ बेसिकली क्या है, तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज। किसने इम्पोज किया? गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। क्यों इम्पोज किया? ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, जस्टिस हो सके। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को वाइज डाइवर्सिटी के साथ। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ? सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से हमारे लॉज बनते हैं। देन उसके अलावा हमारे स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, यहाँ से लॉ आता है। इट कुड बी रेगुलेशंस जो अलग अलग जगह से आती है, जुडिशियल डिसीजन से लॉ बनाया जा सकता है। देन कस्टमरी लॉ, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या है और इंटरनेशनल कस्टमरी लॉज क्या क्या है। देन इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखते हुए, ट्रीटीज को वगैरह ध्यान में रखते हुए भी लॉज बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो कमेंट्रेटरीज होते हैं, स्कॉलर्स के आर्टिकल्स होते हैं, लीगल टेक्स्ट बुक्स होती है, ये एक मेजर सोर्स है जहां से लॉ बनता है। ओके अरविंद, आप बाकी सारे सेशंस में नहीं थे ना? आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैंने पहली बार आपका नाम देखा है एंड बाकी सेशंस में आप दिखे भी नहीं। खैर फिर भी बता देती हूँ। सो लाइक कंपनीज एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में केस स्टडीज ज्यादा फॉर्म होते हैं। एक और चीज, आप में से जो बच्चे नहीं देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सीरीज, एंड इफ यू आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेट मी टेल यू, रात को 9 बजे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला रहे हैं। ओके, मतलब वी आर डूइंग इट लाइक 1 यूनिट अ डे और बहुत डिटेल में मॉड्यूल से, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। नाउ हाउ द लॉ इज बीन क्रिएटेड, कैसे बनता है लॉ, है ना, किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या प्रोसेस है लॉ को बनाने का। तो लॉ का जो प्रोसेस है ना वो इस तरीके से है कि सबसे पहले होता है हमारे पास एक बिल। ठीक है, और ये जो बिल है, ये बिल अब लॉ कैसे बनेगा? तो ये बिल को अगर हमें लॉ बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सबसे पहले क्लियरेंस। तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से हमें क्या लगेगा? क्लियरेंस लगेगा, जहां पर ये जो दोनों हाउसेस हैं इनका अपना अपना काम रहता है कि भैया हाँ ठीक है, फर्स्ट हाउस में ये होता है, सेकेंड हाउस में ये होगा, थर्ड हाउस में ये होगा, यू नो। सो ऑल द हाउसेस डज देयर वर्क, राइट। और दोनों हाउसेस में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। हाउसेस चाहे तो बिल को पास भी कर सकते हैं या उसमें चेंजेस सजेस्ट करके वापस भी भेज सकते हैं। अगर कोई भी हाउस के अंदर बिल पास नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे और चेंजेस हम लोग को इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो कभी भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो जाता है पहले फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस पे, दोनों हाउसेस डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और उसको पास कर देते हैं। लास्ट में वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर यही स्टेट गवर्नमेंट में कोई लॉ पास करना है तो वो जाएगा दोनों कौंसिल्स के पास, और कौंसिल से एक फ्लोर पे जाके डिस्कशन होगा, फिर दूसरे फ्लोर पे जाएगा, फिर गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर उसको पास कर देगा, तब जाकर ये बिल बन जाएगा लॉ। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ लॉ।
सीए स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेशन खत्म होने तक रुक जाइए, मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है अनन्या, ट्यूसडे को मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लूंगी, तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी इट इज नॉट द टाइम, इट इज अ वन शॉट सीरीज जहां पर मैं एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करवा रही हूँ। अगला सेशन है नेगोशिएबल का, वहां पर हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो क्रिमिनल लॉज जो कि गवर्न होते हैं अंडर इंडियन पीनल कोड, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट। सिविल लॉज यानी जहां पर हम लोग सीपीसी के अंडर जो भी लॉज आते हैं वो होते हैं सिविल लॉज। सो ये फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉमन लॉ, ऐसे लॉज जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी केस की वजह से, यू नो ऑल द कॉमन लॉज विच आर अराउंड अस। सो अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, इट इज अ कॉमन लॉ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन शुड बी मेड जज ऑफ हिज ओन कॉज। हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें खुद थोड़ी गलती पता लगती है, तो हमारे कॉज के लिए हम खुद जज नहीं हो सकते हैं, और हमें दूसरी पार्टी को भी हियर आउट करना है, फेयर हियरिंग देनी है, तो प्रॉपर रीजनेबल डिसीजंस हमें यहाँ पर लेने होते हैं। ओके, एनफोर्सिंग द लॉ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो श्री मोरारजी देसाई ने ड्यूरिंग हिज स्टिंट एज फाइनेंस मिनिस्टर 1962 से 69 के बीच में 10 बजट दिए थे। वाह, which is the highest, which was the highest actually so far. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिनके अंडर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आता है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आता है, इकोनॉमिक सर्विस आता है और सिविल अकाउंट सर्विसेज आता है। ये एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो कि कॉमर्स सर्विसेज के अंडर आती है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज भी इसके अंडर ही आती है। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, सब इनके अंडर आता है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या एमसीए। सो इंडियन गवर्नमेंट का ये एक मिनिस्ट्री है। प्राइमरीली ये कंसर्न है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब कुछ एमसीए के अंडर आता है। ओके, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। So they are responsible mainly for Indian enterprises and industries. सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर अपॉइंट होते हैं टू डू ऑल द वर्क। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है यूपीएससी वाला, उससे ऑफिसर्स इलेक्ट होते हैं इसके अंडर, और इसके अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम बोलते हैं डीजीसीओए, है ना। तो ये एपेक्स बॉडी है आईसीएलएस की। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये एक इंटरनल मिनिस्ट्री है इंडिया की, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री, बिकॉज इनके अंडर बॉर्डर मैनेजमेंट आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसके अंडर कवर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम इसके अंडर कवर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इसके अंडर कवर्ड है। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल ट्रांजैक्शन ब्यूरो, हिंदी इंस्टीट्यूट, ये सब इनके पावर के अंडर आता है। कमिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, और ये पूरी तरह सॉरी ये पूरी तरीके से डील करते हैं लीगल अफेयर्स से, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इसके अंडर आता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी इन्हीं के अंडर कवर होता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली इट कवर्स अंडर होम मिनिस्ट्री ओनली, लेकिन जो भी लेजिस्लेटिव चीज़ है उस सबको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। नाउ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज इंडीड इम्पॉर्टेंट। तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को गवर्न करती है। इसके अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। देन अप्रैल 88 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1992 तक ये गवर्न हो रहा था। नेक्स्ट, कमिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट, अब यहाँ पर यार पूरा इम्बैलेंस क्यों हो गया।
एक सेकेंड ना। सो सॉरी गाइस। हम्म। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई क्या है, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के अंडर ये कब आता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मनी को कंट्रोल करता है, करेंसी नोट इशू करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और मैनेज करता है पूरे पेमेंट सिस्टम को। करेंसी प्रिंटिंग का काम आरबीआई के अंडर होता है। ओके। सो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा सारे मनी प्रिंट करता है, और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में और नासिक में है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द पेमेंट सेटलमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आरबीआई के अंडर आता है। और डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑल्सो इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो सारे इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स को देखता है। ठीक है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो, एंड देन आई विल टेक इट अहेड। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी नहीं, आगे बढ़ सकते हम लोग। एक सेकेंड, क्वेरी है 9 बजे वाले सेशन में। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच विजय, थैंक्स अ लॉट। ओके। हमारे सीए स्टूडेंट ने पता नहीं क्यों मैसेज डिलीट कर दिया। मैम, आई हैव हर्ड दैट इफ यू वांट वी ourselves कैन फाइट अवर केस इन द कोर्ट। यस यू कैन। एंड इफ वी वांट वी कैन अपॉइंट एन लॉयर। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कोर्ट में, और कहना पड़ता है कि वाई यू वांट टू फाइट योर ओन केस, है ना, सिंस यू आर नॉट लीगली। So do we have a right to fight and win the case? Yes, 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 we do have that right. ओके। चलिए आते हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पर। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आईबीबीआई ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। अ, जो आईपीएस आईपीज आईयूज इन सब की प्रोसीडिंग्स को हैंडल करती है। 1 अक्टूबर 2016 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी जो स्टैट्यूटरी पावर्स होते हैं, दे आर थ्रू आईबीसी पास्ड बाय लोकसभा इन 5 मई 2005। ठीक है। इसका स्कोप क्या है? सो इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, सब पे ये एप्लीकेबल है। ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई करना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स को, स्पीड अप करना सारे इश्यूज को। की फंक्शंस क्या क्या है? ये ओवरसी करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को, ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, मॉनिटर करता है इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन को, और एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये सारे डिसीजंस होते हैं। ओके। कमिंग टू इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो फंक्शंस है उसमें जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो टॉप मोस्ट कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये तो हम सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या डायरेक्टली केसेस जा सकते हैं, या फिर वो कहीं और से होकर जाते हैं? इज देयर एनी अदर प्लेस जहां से सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस जाते हैं? हाँ जी। तो सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में जाएंगे केसेस, है ना। फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से केसेस जाते हैं सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दैट इज हाउ द एंटायर कॉम्पोजिशन इज। एक सेकेंड।
मेरी पीपीटी की ना पूरी बैंड बज गई, पता है। इतनी अच्छी बनाई थी पर वो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना दिस होल हैपेंड। कोई नहीं। हाँ जी। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है कि जो भी एक्ट के कोड्स है वो प्रॉपर्ली चलते रहे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता रहे और सिटीजन्स के वेलफेयर और फेयरनेस पे काम हो। जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग होता है सारे हाई कोर्ट्स पे, और जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को मेजर डिसीजन मेकिंग का पावर देता है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा एपेक्स जुडिशरी है। 1950 में स्टैब्लिश हुआ था और हाईएस्ट अथॉरिटी है इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली 7 मेंबर्स थे लेकिन अभी 34 मेंबर्स हो गए हैं। रिट पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की जा सकती है। हाई कोर्ट बेसिकली अपील लेता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होना चाहिए और एक यूनियन टेरिटरी में भी होना चाहिए। अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, तो कुछ लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ केस। टोटल 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, ठीक है। 6 ऐसे स्टेट्स है जो दो मिलकर एक हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं, और रिट पिटिशन आर्टिकल नंबर 226 के अंदर फाइल होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होते हैं। सिविल मैटर्स से डील करते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। ओके, ये क्रिमिनल मैटर्स को भी डील करते हैं। इतना ही नहीं, जो भी केसेस है अप टू 2 करोड़ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये स्टैब्लिश होते हैं उस जगह जहाँ का पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख या उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसके पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरह पावर्स होते हैं, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पावर बहुत ही सिमिलर होते हैं फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की तरह। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी खत्म हो गया है। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। अभी हो गया हमारा, हमने आज एलएलपी भी पढ़ लिया, हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ गया, लेकिन मैंने तो पढ़ा दिया, आपका काम यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप लोगों को ईमानदारी से बैठकर पूरा सब कुछ रिवाइज करना है, और आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, सो कुछ भी डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा मुझे। एंड द पीपल हु वर आस्किंग फॉर कि मैम वो एक सिंगल लिंक कहाँ मिल सकता है जहां पर हमें सारे सेशंस मिल सकते हैं ना, आई थिंक ये जो चार्टर्ड स्टूडेंट है इसी ने पूछा था, तो वो भी मैं बता देती हूँ। सो गाइज, दिस इज योर फेवरेट 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 बाहुबली टीम, और हमारे सारे लेक्चर्स तुमको अगर देखने हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नोट्स, यहाँ पर आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का बैच, और ये जो लिंक है यहीं पर आपको हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। ओके, अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे बैचेस लेना चाहते हो तो अभी मई के लिए हमने नया बैच स्टार्ट किया, तो मई वाले बच्चों आप ये वाला बैच ले लो। 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा इंटर का कॉर्पोरेट लॉ और ऑडिट का नया बैच चालू हुआ है, और महापैक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भाई तुमको सब कुछ मिलता है। सो अगर फाउंडेशन का कोई बच्चा 6 महीने का महापैक लेना चाहता है, विच इज लाइक अभी के बैच के हिसाब से इज इनफ, तो 11,499 में आपको बैच मिल जाएगा। सिमिलरली 14,499 में आपको 9 मंथ्स का बैच मिल जाता है, महापैक प्रो यानी किताबों के साथ आपको 18,999 में ये वाला बैच मिल जाएगा। ओके, एंड सो ऑन। इंटरमीडिएट के भी यहाँ पे प्राइजेस मैंने सब कुछ डाल रखे ना, एवरीथिंग यू विल गेट इट ओवर हियर। 12 मंथ्स का आपको 41,999 में मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग मेंटरशिप से सेशंस लेते हैं, डेडिकेटेड कम्युनिटी है, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलती है आपको, सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डेली क्वेश्चंस मिलते हैं, सो लाइक यू नो एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है महापैक का। द डिफरेंस बिटवीन महापैक एंड महापैक प्रो इज बुक्स एंड 101 मेंटरशिप। ओके, ये जो प्राइस मैंने आपको बताया इसमें आपको 11% का डिस्काउंट मिल सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज यूज कोड एकाग्रता 11। क्या करोगे आप लोग, आप जाओगे वेबसाइट पे www.adda247.com, वहां पर जाकर आपको सर्च करना है एकाग्रता सीए, ठीक है। जो कोर्स आप बाय करना चाहते हो जस्ट सिलेक्ट दैट कोर्स एंड पुट अप दिस कोड एकाग्रता 11 टू गेट योर 11% डिस्काउंट, अवेल योर 11% डिस्काउंट, ठीक है। चलो मैम इसके आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर्स बनेंगे, ठीक है। मैम एक बार आरबीआई वापस समझा दो, आईबीबीआई वापस समझा दो। ओके 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 ओके, सो पहले आईबीबीआई समझा देती हूँ वापस से। ये एक ऐसा बोर्ड है
जो इंसॉल्वेंसी को गवर्न करता है। ठीक है, सो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीज, यूएज इन सबको कवर करता है। 2016 में ये फॉर्म हुआ था। तो ये एक एपेक्स बॉडी है जो चाहे कंपनी हो, चाहे एलएलपी हो, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, उसकी सॉल्वेंसी का ख्याल रखती है, और अगर वो इंसॉल्वेंट हुए या नहीं इनके पास जाते हैं और ये अपने रूल्स को देखते हैं। ये बोर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि चेक करना कि भाई बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स अगर किसी की चल रही है तो फास्ट इनफ क्लोज हो जाए। ओके, प्रॉब्लम है एसेट डिस्ट्रेस का तो वो इजीली पहले रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इसका की फंक्शन क्या है कि ओवरऑल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेट करती है और इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करती है। अगर कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड चीज होगी तो ये एनसीएलटी के पास जा सकते हैं या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। कमिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। देन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, करेंसी कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है, पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। करेंसी प्रिंटिंग का काम कहाँ होता है, सो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा के अंडर करेंसीज प्रिंट होती है और ये देवास में, नासिक में प्रिंट हो जाती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है इस पूरे सिस्टम को। और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है ये बेसिकली पूरे इंश्योरेंस के मैटर्स को गवर्न करती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई रियली होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड आई होप तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको देखती रहती हूँ तो मैं वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। रात को 9 बजे मिलते हैं अभी हम लोग सीधा, क्योंकि 9 बजे वाले सेशन में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बस एक चीज करना, इस सेशन को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।